बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एसोफेगस और स्टोमक की बात करेंगे। सबसे पहले हम एसोफेगस की बात करते हैं। एसोफेगस जो कि कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी विद इन द मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है या एरिया होता है, उसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं। इस एरिया में हार्ट और अदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, बट लंग्स इंक्लूडेड नहीं होते। ये इस एरिया इन चेस्ट के सेंटर में से एसोफेगस गुजर रहा होता है। इसको हम कोलैप्सिबल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक मस्कुलर ट्यूब है और जब इसमें से फूड गुजर रही होती है तब ये ओपन हो रही होती है, और जब फूड का बॉलस इसमें से पास नहीं होता तो तभी कोलैप्स कर जाती है। इट लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया इसके सामने मौजूद होता है और ये इसके बैक साइड पर मौजूद होती है, बट इट इज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के ये फ्रंट पर मौजूद होती है, यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में पाई जाने वाली ट्यूब है। इट बिगिंस एट द लोअर एंड ऑफ द लेरेंजोफेरेंक्स। ये लेरेंक्स और फेरेंक्स जहां आपस में ज्वाइन होते हैं, उस एरिया को हम लेरेंजोफेरेंक्स का नाम देते हैं। ये लेरेंजोफेरेंक्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है एंड इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर लंबा लेंथ में ट्यूब है जो कि स्टोमक पर जाकर एंड हो रही होती है। इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टोमक। ये स्टोमक को फेरेंक्स से कनेक्ट करती है। आपकी ओरल कैविटी जिस कैविटी में आकर खुलती है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स ही वो जगह है जहां पर के आपके डिफरेंट सिस्टम्स की डक्ट्स आकर ओपन हो रही होती हैं, जिनमें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इसलिए ये फेरेंक्स को स्टोमक से जिस ट्यूब के जरिए से कनेक्ट किया जाता है, मस्कुलर ट्यूब के जरिए से कनेक्ट किया जाता है, उसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। एसोफेगस डायफ्राम में से गुजर कर जाता है। इट पासेस थ्रू द डायफ्राम। एसोफेगस का जो अपर एंड होता है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। चूंकि एसोफेगस की वॉल में मस्कुलर लेयर मौजूद होती है, जब हमने जीआईटी की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने मस्कुलरस की लेयर का जिक्र किया था, जिसमें दो तरह के मसल सेल्स मौजूद थे, एक सर्कुलर और दूसरा स्मूथ मसल्स। सर्कुलर मसल्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स हमने कहा था कि जिस जगह पर थिक हो जाएंगे तो वहां पर एक स्फिंक्टर, ज्यादा थिक हो जाएंगे तो वहां एक स्फिंक्टर बन जाएगा। जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने कहा था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो जीआईटी की लुमेन है उसका डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है। तो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जहां पर एसोफेगस के मौजूद होगा, चूंकि ये स्फिंक्टर है तो यहाँ पर भी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर मसल तो इसकी वजह से एसोफेगस क्लोज हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो एसोफेगस ओपन हो जाएगा। बेसिकली जो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये एक रिंग शेप्ड मसल है एट द अपर एंड ऑफ द एसोफेगस एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इट सेंसेस द अप्रोचिंग ऑफ लिक्विड और फूड। ये सेंस करता है कि कब फूड या लिक्विड फेरेंक्स से एसोफेगस में एंटर हो रहा है। जब फूड या लिक्विड एसोफेगस में एंटर हो रहा होता है तो तब ये मसल अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाती है और फूड का बोलस या लिक्विड एसोफेगस में एंटर हो जाता है।
जब बॉलस गुजर जाता है तो उसके बाद ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ द बॉलस को या फूड को इनटू द ओरल कैविटी रोका जा सके। रिलैक्सेस टू ओपन एंड अलाउ द फूड टू एंटर। जब इसने फूड को एसोफेगस में एंट्री के लिए अलाउ करना होता है तो ये रिलैक्स हो जाता है। इसके रिलैक्स होने पर एसोफेगस की ओपनिंग या स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाएगा और फूड या लिक्विड एसोफेगस में फ्रॉम द ओरल कैविटी और द फेरेंक्स एंटर होना शुरू हो जाएंगे। इट स्टे क्लोज्ड व्हेन नो फूड और लिक्विड इज प्रेजेंट। जब कोई भी फूड या लिक्विड नहीं गुजर रहा होता तो उस वक्त ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है ताकि स्टोमिक से के अंदर जो फूड मौजूद है वो ओरल कैविटी की तरफ ना आ सके। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जिस तरह एसोफेगस की अपर एंड पर एक स्फिंक्टर हमने देखा जिसको हमने अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम दिया था, इसी तरह एसोफेगस के लोअर एंड पर भी एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। It is also a ring-shaped muscle at the lower end of the esophagus. It consists of the smooth muscles. हमने अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में कहा था कि वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना, बट जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है इट कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स। इट सेंसेस द अप्रोचिंग फूड और लिक्विड। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो फूड को और ये लिक्विड की अप्रोच को सेंस करता है, तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम एलईएस कहते हैं वो भी फूड और लिक्विड को सेंस कर रहा होता है और उनके आने पर अप्रोच करने पर रिलैक्स होके उनकी एंट्री इनटू द स्टोमिक अलाउ करता है और जब फूड या लिक्विड स्टोमिक में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्लोज कर देता है एसोफेगस को। It remains closed to prevent the reflux of stomach acid and digestive juices. ये उस वक्त तक जब फूड स्टोमिक के अंदर एंटर हो जाती है तो उसके बाद क्लोज रहता है ताकि स्टोमिक के अंदर जो एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद हैं वो रिफ्लेक्स करके एसोफेगस में ना जा सकें, क्योंकि एसोफेगस की लाइनिंग को ये एसिड जो है वो डैमेज करेंगे। एसोफेगस के अंदर फूड या लिक्विड किस मूवमेंट के जरिए से आगे फ्लो करता है उसकी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली हमने पहले जिक्र किया था कि पूरी जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होती है जिसके जरिए से फूड जो है वो जीआईटी में ट्रेवल कर रही होती है या आगे प्रोपेल की जा रही होती है। तो एसोफेगस की वॉल में भी चूंकि मसल लेयर मौजूद है मस्कुलरस की शक्ल में, तो ये मसल लेयर एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, वो प्रोड्यूस कर रही होती है जिसकी वजह से फूड एसोफेगस में डाउनवर्डली पुश की जा रही होती है इनटू द स्टोमिक। दिस पेरिस्टाल्सिस इंश्योर्स द स्मूथ पैसेज फ्रॉम माउथ टू द स्टोमिक। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि एसोफेगस की वॉल में मस्कुलर लेयर जनरेट कर रही होती है, इसकी वजह से फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमिक एक स्मूथ पैसेज के जरिए से मूव करके जा रही होती है। रोल ऑफ एसोफेगस हम देखते हैं कि एसोफेगस क्या रोल प्ले कर रहा है जीआईटी में। इट एक्ट्स एज अ पैसेज वे ऑन। ये सिर्फ एक पैसेज वे के तौर पे काम करता है कि फूड को ओरल कैविटी से स्टोमिक तक पहुंचाना है, इसने ये एक रास्ता है जिसके जरिए से फूड स्टोमिक तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती एसोफेगस के अंदर फूड की, क्योंकि यहाँ कोई डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे होते एसोफेगस की वॉल से। सिर्फ एसोफेगस की वॉल के सेल्स म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं। ये म्यूकस एसोफेगस की इनर लाइनिंग को के ऊपर एक लेयर जनरेट कर रहा होता है जिसकी वजह से फूड का बॉलस इजीली स्मूथ तरीके से इस पैसेज वे में से जो कि एसोफेगस है गुजर कर स्टोमिक तक पहुंच रहा होता है और किसी किस्म की एसोफेगस की वॉल के साथ फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहा होता।
अब एक डायग्राम के जरिए से हम इन्हीं एसोफेगल स्फिंक्टर्स को, जो कि एसोफेगस के अपर और लोअर एंड पर मौजूद हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एरिया फेरिंक्स का एरिया है। यहाँ पर ये फूड बोलस मौजूद है। इस फूड बोलस के अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये जगह, जिस जगह पर मसल लेयर एसोफेगस की या जीआईटी की वॉल में थोड़ी सी थिक हुई है, बाकी जगह पर आपको वॉल इसकी प्लेन नजर आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर है वो थिक है बाकी जीआईटी की वॉल के मुकाबले में, इसलिए ये एक रिंग है, रिंग ऑफ मस्कुलर रिंग है जहां इस जगह पर बना हुआ, जिसको हम अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ये रिंग जब क्लोज हो जाएगा तो जब आप कोई फूड या लिक्विड नहीं खा रहे होते तो उस वक्त ये अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज हुआ होता है और उस दौरान एसोफेगस की ओपनिंग बंद हुई होती है। बट जब आप कोई फूड या लिक्विड इनटेक कर रही होती हैं तो उस दौरान ये अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं और ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूड बोलस इजीली एसोफेगस में एंटर हो जाता है। एसोफेगस की वाल के साथ जस्ट म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये बोलस स्मूथली इस पैसेज वे में से गुजरता हुआ चला जाता है। यहाँ पर किसी किस्म की, आपको मैंने पहले ही बताया, डाइजेशन का प्रोसेस एसोफेगस के अंदर नहीं होता। ये जस्ट एक पैसेज वे है, एक ट्यूब है जो फूड को आगे से आगे प्रोपेल करती है और बिलाखिर फूड जो है स्टोमक के अंदर एंटर हो जाती है। अगर आप इस ट्यूब के लोअर एंड पर नोट करते हैं तो आपको ये डायफ्राम नजर आ रहा है। ये डायफ्राम की एरिया तक आपको एसोफेगस मिलता है, इसके नीचे स्टोमक शुरू हो जाता है। यहाँ आपको लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो नजर आएगा। ये देखिए, आपको यहाँ कर्व नजर आ रहा है एसोफेगस की वॉल के अंदर। ये कर्व इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मस्कुलर रिंग एक और मौजूद है जो कि एसोफेगस के लोअर एंड पर पाया जा रहा है। और जब ये मस्कुलर रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस दौरान स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा और जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तो स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फूड का बोलस जो है वो स्टोमक के अंदर एंटर हो जाएगा। जब फूड आपकी स्टोमक में एंटर हो रही होती है तब तो ये स्फिंक्टर, जिसको हम लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं, ये इसके मसल्स रिलैक्स किए होते हैं और इसकी वजह से फूड इजीली स्टोमक में एंटर हो जाती है। बट जब फूड स्टोमक में, फूड का बोलस या लिक्विड स्टोमक में आ जाता है तो आफ्टर दैट ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इस स्फिंक्टर को क्लोज कर देते हैं ताकि जो एसिडिक फूड स्टोमक के अंदर मौजूद है या जो स्टोमक के जूसेस यहाँ मौजूद हैं उनके बैक रिफ्लेक्स को इनटू द एसोफेगस प्रिवेंट किया जा सके। अब हम स्टोमक के बारे में बात करेंगे। चूंकि फूड अब स्टोमक में एंटर हो चुकी है तो इसलिए अब इस फूड के साथ इस स्टोमक में क्या होगा उसको जानने से पहले हम स्टोमक की एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। स्टोमक की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखते हैं। स्टोमक एक जे शेप ऑर्गन है दैट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। अभी आपने डायफ्राम के नीचे देखा डायग्राम के अंदर कि ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे मौजूद था इन द एब्डोमिनल रीजन, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं। स्टोमक सर्व्स एज अ मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्वर। ये एक मिक्सिंग चैम्बर के तौर पर काम करता है। यहाँ पर फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है, इसको चर्न किया जाता है फूड को छोटे पीसेस में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह ओरल कैविटी के अंदर टीथ ने फूड को च्यू करके छोटे पीसेस में तब्दील किया था, बिल्कुल इसी तरह स्टोमक भी अपनी मैकेनिकल फंक्शन के जरिए से
जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, उसके जरिए से फूड को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है और फिर उनको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स कर रहा होता है। इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये चूंकि होल्डिंग रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, तो जो फूड हम खा रहे होते हैं ओरल कैविटी में, उसको हम तेजी तेजी से खाकर आगे भेजते जाते हैं और ये फौरी तौर पर इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए नहीं भेजी जाती, बल्कि इसको स्टोमक के अंदर होल्ड किया जाता है। इसीलिए इसको हम एक रिजर्वायर का नाम भी देते हैं। स्टोमक की पोजीशन और साइज कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जब फूड आती है तो इसका साइज इनलार्ज कर जाता है। जब इसमें डाइजेशन फूड मौजूद नहीं होती, फूड कंटेंट नहीं होते, तो उस वक्त इसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। इसलिए इसकी पोजीशन और साइज जो है वो कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चेंज होते रहते हैं। ये एक डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द जीआईटी है, यानी एक एक्सटेंसिबल पार्ट है जो कम या ज्यादा साइज में होता रहता है। इट अकोमोडेट्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक होल्डिंग रिजर्वायर के तौर पर कहा था। स्टोमक को अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम 4 मेन डिविजन्स या पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट इसका कार्डिया कहलाता है। कार्डिया इज द अपर सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक। कार्डिया हम इनिशियल को कहते हैं या स्टार्टिंग को कहते हैं। स्टोमक का जो इनिशियल या स्टार्टिंग पार्ट है, अपर सुपीरियर ऊपर वाले को कहा जाता है, तो जो अपर सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टोमक जो है, इट इज कॉल्ड द कार्डिया। इसके बाद फंडस का रीजन आता है स्टोमक का। फंडस बेसिकली गैस फिल्ड सुपीरियर पोर्शन है स्टोमक का, जो कि लेफ्ट ऑफ द कार्डिया मौजूद होता है। इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो स्टोमक के अंदर गैसेस बन रही होती हैं, वो इस फंडस के पोर्शन में फिल हुई होती हैं और ये कार्डिया की लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। थर्ड मेन रीजन स्टोमक का बॉडी कहलाता है। ये सबसे लार्ज रीजन है और सेंट्रल पोर्शन है, जो कि इंफीरियर टू द फंडस होता है। फंडस के बिल्कुल नीचे, इंफीरियर नीचे कहा जाता है, फंडस के बिल्कुल नीचे होता है और लार्ज पार्ट है और सेंट्रल पोर्शन है। मेन डाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टोमक के अंदर, वो इसी बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है। लास्ट रीजन स्टोमक का पाइलोरस कहलाता है। पाइलोरस स्टोमक को ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करता है। पाइलोरस को आगे हम मजीद 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पाइलोरिक एंट्रम है, जो कि लोअर पोर्शन है अबव द ड्यूडेनम। इसके बाद पाइलोरिक कनाल आती है, जो कि नैरो पैसेज है, और सबसे लास्ट रीजन पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कि रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो रेगुलेट करता है काइम की पैसेज को इनटू द ड्यूडेनम। काइम अब क्या चीज है? काइम स्टोमक के अंदर जब फूड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो स्टोमक में रिलीज हो रहे होते हैं, उनके साथ मिक्स होती है, तो उसके नतीजे में एक थिक लिक्विड बनता है, जिसको हम काइम कहते हैं। जिस तरह हमने ओरल कैविटी के अंदर कहा था कि फूड को च्यू करके और स्लाइवा उसमें शामिल करके हमने बोलस की शक्ल दे दी थी, और उसको हमने बोलस ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर्स। स्टोमक में 2 कर्वेचर भी हमें नजर आते हैं। स्टोमक को जैसे हमने कहा था कि जे शेप कैविटी है, तो जो इसका ग्रेटर कर्वेचर है वो लॉन्ग कन्वेक्स लेटरल बॉर्डर है that arises at the cardiac notch and arches backward and curves to the right towards the pyloric antrum. जबकि इसका जो लेसर कर्वेचर है वो शॉर्टर होता है और कनकेव होता है एंड मीडियल सरफेस ऑफ द स्टोमक बनाता है। मीडियल मीन मिडल। आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसके अंदर ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये एसोफेगस है जो कि स्टोमक के अंदर ओपन हो रहा है। ये
स्टोमिक का पहला रीजन जिसको हमने कार्डिया कहा था, ये वो रीजन है स्टोमिक का जहां हमने कहा था कि गैस फिल रीजन है, और इसको हमने फंडस का नाम दिया था, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द कार्डिया मौजूद था। कार्डिया के लेफ्ट साइड पर ये पाया जाता है। ये स्टोमिक का रीजन जिसे हम बॉडी कहते हैं, ये सारा बॉडी का रीजन है जहां पर के मेन डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये पैलोरस का रीजन है, पैलोरिक रीजन है। इसमें ये इंटीरियर पार्ट जिसको हम पैलोरिक एंट्रम का नाम देते हैं, इसके बाद ये पैलोरिक कनाल आ जाती है अगर, और ये पैलोरस जो है वो ओपन हो रहा है इनटू द डोडिनम। डोडिनम का रीजन है जहां पर ये ओपन हो रहा होता है। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, जिसको हमने लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम दिया था, और एक स्फिंक्टर यहाँ मौजूद होता है जिसको हम पैलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि ये पैलोरिक रीजन में पाया जा रहा होता है। ये स्टोमिक के जूसेस, स्टोमिक के काइन को इनटू द डोडिनम स्टॉप कर रहा होता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्टोमिक में, तो तब ये पैलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है और काइन जो है वो फिर डोडिनम में पोर किया जाता है ताकि उसकी डाइजेशन कंप्लीट की जा सके। ये ग्रेटर कर्वेचर है स्टोमिक का, और ये लेसर कर्वेचर का रीजन है स्टोमिक का। अब हम स्टोमिक वाल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्टोमिक वाल कंपोज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स। क्योंकि जीआईटी जिस तरह से उसकी हिस्टोलॉजिकल लेयर्स हमने बात की थी, ये भी उन्हीं हिस्टोलॉजिकल लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्टोमिक की वाल की सिरोसा कहलाती है। इसके बाद मस्कुलरस की लेयर आती है। मस्कुलरस लेयर स्टोमिक की वाल में ज्यादा थिक होती है बनिस्बत बाकी जीआईटी की, क्योंकि यहाँ पर चर्निंग का प्रोसेस परफॉर्म किया जाना है, फूड को अच्छे तरीके से मैश किया जाना है ताकि उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस शामिल हो सकें और वो काइम की शेप अडॉप्ट करें। इसलिए इस स्टोमिक की वाल में जो मस्कुलरस की लेयर होती है वो ज्यादा थिक होती है और 3 टाइप्स ऑफ मसल से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर मसल लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल की होती है। इसके बाद मिडल सर्कुलर मसल की लेयर आती है और इनर ऑब्लिक मसल की लेयर आती है। जबकि हमने बाकी जीआईटी में 2 मसल्स ही पढ़े थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे सर्कुलर। यहाँ पर एक तीसरी मसल की लेयर जिसे हम ऑब्लिक मसल कहते हैं वो भी मौजूद है। मस्कुलरस के बाद सबम्यूकोसा की लेयर आती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जो कि बीनीथ द मस्कुलरस मौजूद होती है। इसके बाद म्यूकोसा की लेयर आ जाती है जो कि इनर मोस्ट लाइनिंग स्टोमिक की बना रही होती है। स्टोमिक की कैविटी की जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकोसा ही बना रही होती है। इस डायग्राम के अंदर आप आसानी से इन सारी लेयर्स को समझ सकेंगे। यहाँ पर आते आप देखें, यहाँ आपको ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर दिखाई दे रहा है। ये कर्व जो आपको नजर आ रहा है ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का है। ये कार्डिक एंड स्टोमिक का आ गया है। ये फंडस है आपको नजर आ रही, और ये ग्रेटर कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है। ये लेसर कर्वेचर है, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये जिसको हम पैलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं, वो मौजूद है। और ये डोडिनम का रीजन आ जाएगा। ये स्टोमिक की बॉडी है और ये पैलोरस का रीजन। यहाँ आप देखें, ये आपको सबसे इनर मोस्ट लेयर जो दिखाई दे रही है ये म्यूकोसा है जो इनर लाइनिंग स्टोमिक की कैविटी की बना रही है। इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो आपको नजर आ रही है ये सबम्यूकोसा आ रही है, और सबम्यूकोसा के बाहर ये आपको मसल्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले ये आपको इनर ऑब्लिक मसल लेयर नजर आ रही है। इसके बाद ये मिडल सर्कुलर मसल की लेयर आपको दिखाई दे रही है, और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर नजर आ रही है, और सबसे ऊपर ये सिरोसा की लेयर आपको दिखाई दे रही है। अब हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर है स्टोमिक की, उसके बारे में बात करेंगे। इट लाइंड विद द सिंपल कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियल सेल्स सिंपल कलमनर एपिथेलियल सेल से मिलकर म्यूकोसा की लेयर बनी होती है।
Surface contains the gastric pits, openings of the gastric glands. इन एपिथेलियल सेल्स के दरमियान गैस्ट्रिक पिट्स पाई जा रही होती हैं, जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रही होती हैं स्टोमक की कैविटी के अंदर, उनकी ओपनिंग्स पाई जा रही होती हैं। टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इन द स्टोमक की हम बात करेंगे कि इस एपिथेलियम में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सरफेस म्यूकस सेल्स हैं। इट लाइंस द गैस्ट्रिक पिट्स एंड सेक्रेट द म्यूकस। इसके बाद पैराइटल सेल्स आ जाती हैं, जिनको हम जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स का नाम भी देते हैं। तीसरे सेल जो यहाँ मौजूद होते हैं वो चीफ सेल्स हैं, जिनका काम पेप्सिनोजन सेक्रेट करना होता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है जो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये पेप्सिन फिर जो फूड स्टोमक के अंदर आई है उसको डाइजेस्ट करेगा। चीफ सेल्स को हम जाइमोजेनिक सेल्स का नाम भी देते हैं। जो नेक्स्ट सेल एपिथेलियल लेयर में मौजूद होते हैं वो एंडोक्राइन सेल्स हैं। इन एंडोक्राइन सेल्स का काम नाम से ही पता लग रहा है, एंडोक्राइन है, तो ये हार्मोन रिलीज करेंगे। जो हार्मोन ये सिक्रीट करती हैं उसका नाम गैस्ट्रन है, और ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में शामिल किया जाता है। इस तरह से स्टोमक की वाल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये 4 तरह के सेल्स हैं, 4 टाइप्स के सेल्स हैं, और ये 4 टाइप के सेल्स 4 डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज कर रही हैं। पहले सरफेस म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स। अब इन्हीं को आप इस डायग्राम में समझेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। ये आपको स्टोमक की वॉल की लाइनिंग का एक हिस्टोलॉजी दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिरोसा जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टोमक की वॉल की, वो आपको नजर आ रही है, ये सिरोसर लेयर। इसके बाद ये मस्कुलरस की लेयर है, जिसको मस्कुलरस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर आ जाएगी, ये वाली। इसके बाद ये सर्कुलर मसल की लेयर आ जाती है, और देन ये ऑब्लिक मसल की लेयर आपको दिखाई दे रही है। मस्कुलरस के बाद सबम्यूकोजा की लेयर आती है, ये वो लेयर जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ नोड वगैरह मौजूद होते हैं। इसके बाद ये आपको म्यूकोजा की लेयर दिखाई दे रही है। इसी के अंदर आपको ये गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई दे रही हैं। ये जो पिट्स आपको नजर आ रही हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये आपको सारे एपिथेलियल सेल्स नजर आ रही हैं। इन एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से मौजूद होते हैं, और इनके दरमियान ये एरिया ये पिट कहलाता है। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स अपनी सिक्रीशंस स्टोर करते हैं, और ये फिर स्टोमक की कैविटी के अंदर आ जाती है। इन्हीं एपिथेलियल सेल्स को हम यहाँ बड़ा करके देख रही हैं इस डायग्राम के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से ही एपिथेलियल सेल्स का एक पोर्शन लिया गया है, ये जगह से, इस एरिया से, और इसको इनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है। इसमें ये आपको एंडोक्राइन सेल्स नजर आ रही हैं, जिनका काम हार्मोन गैस्ट्रन रिलीज करना था। ये चीफ सेल्स हैं, ये आपको चीफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिनका काम पेप्सिनोजन रिलीज करना है। ये इसी गैस्ट्रिक पिट के अंदर पेप्सिनोजन रिलीज कर रही होती हैं। इसके बाद ये आपको पैराइटल सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन पैराइटल सेल्स का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करना है। ये भी इसी गैस्ट्रिक पिट में ये फैक्टर्स रिलीज कर रही हैं। ये आपको सरफेस एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सरफेस एपिथेलियल सेल्स का काम म्यूकस रिलीज करना है, ताकि जो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इन एपिथेलियल सेल्स को डैमेज ना करे। ये म्यूकस सेल्स इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर म्यूकस की एक लेयर बिल्डअप कर देती हैं, जिसकी वजह से HCl इन एपिथेलियल सेल्स को डैमेज नहीं करता। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।